इस वक्त। नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में पास नहीं हुआ जन लोकपाल बिल। सोमवार को दोबारा होगी कैबिनेट की बैठक। 16 फरवरी को बुलाया जाएगा विशेष सत्र। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने तय की रणनीति। सबसे पहले यूपीए के 15 भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। एक अखबार का दावा, मोदी और पवार के बीच हुई गुप्त मुलाकात। शरद पवार ने मुलाकात की खबरों को बताया गलत। विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पद सत्यपाल सिंह का इस्तीफा, राज्य सरकार को सौंपा इस्तीफा। राजनीति में जाने के संकेत। और विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। वरिष्ठ नेता हरीश रावत या इंदिरा हृदयेश बन सकती हैं मुख्यमंत्री। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात से जुड़ी हुई खबरों की। सूरत में पाल स्थित अटल आश्रम में पारद का शिवलिंग आया हुआ है। इस शिवलिंग का नाम मृत्युंजय पारदेश्वर महादेव है। बताया जा रहा है कि शिवलिंग 1751 किलोग्राम का है और उसमें अनगिनत खूबियां हैं। इस वक्त हम बैठे हैं सूरत के पाल शहर के मशहूर शिव जी के मंदिर में। इस मंदिर को अटल आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मंदिर के पुजारी है श्री बटुक गिरी जी। आइए हम जानते हैं इस मंदिर के बारे में बटुक गिरी जी से। जो आध्यात्मिक क्षेत्र है तापी नदी किनारा पर पारदेश्वर महादेव, यहाँ दुनिया के लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं। पारदेश्वर की पूजन अर्चन स्मरण करने से शास्त्र में कहा गया कि सर्व प्रकार की बाधा व्याधि सब। शिव पुराण के अंदर भी कहा गया कि 12 ज्योतिर्लिंग से अधिक फल देने वाला कोई जो हे भवानी शिवलिंग है, कोई पूजा है तो 12 ज्योतिर्लिंग से अधिक फल देना तो बोले पारदेश्वर की पूजा है। गुरु जी, खूबसूरत जो ये शिवलिंग बना है, यही जो मरकरी का है शायद। इस शिवलिंग की खासियत क्या है वो बताइए। ये कितने किलोग्राम का है और कैसे है? जब ये शिवलिंग हमने बनाया तो लोगों ने कहा कि महाराज जी 551 किलो शिवलिंग क्यों बना रहे हो, लंबाई बनाए। मैं बोला पारा तो इतना होना चाहिए। तो बोले आपको पारा की चिंता क्यों कर रहे हो, भगवान ने सोचा होगा तो अच्छा बनेगा। तो मुझे कई लोगों ने फिर 2 किलो 5 किलो 10 किलो 50 किलो 100 किलो ऐसे पारा दान में देने लगे। किसी ने तो 200 किलो तक भेजा है। बोले कहां से भेजा, बोले वहां से। और भगवान की कृपा हुई तो 2000 किलो पारा एकत्रित हुआ। ये थे हमारे साथ में बटुक गिरी जी महाराज, जिन्होंने यहाँ पे एक आश्रम खोल के बहुत ही अच्छा काम किया। कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ कमलेश वैष्णव, लेमन न्यूज, सूरत। तो आपने देखा कि कितना खास महत्व है ये पारद का जो शिवलिंग तैयार किया गया है। इसकी काफी खूबियां बताई जा रही हैं। अटल आश्रम में इस पारद शिवलिंग को लाया गया है। इस आश्रम में काफी लोगों की मदद की जाती है। आश्रम में लोगों का इलाज तक किया जाता है और यहाँ पर इस शिवलिंग को रखा गया है। 1751 किलोग्राम का ये शिवलिंग है। आप देख सकते हैं प्रतिमा इस शिवलिंग की, जिसे तैयार किया गया है। और ये सूरत के पाल में अटल आश्रम है जहां पर पारद का शिवलिंग बनाया गया है। बढ़ते आगे बात करते हैं सूरत की। सूरत के विस्तार सिटी लाइट इलाके के साइंस सेंटर में रुद्र लाइफ द्वारा आयोजित रुद्राक्ष एग्जीबिशन
रखा गया है, जिसमें रुद्राक्ष के बारे में संपूर्ण और उसके महत्व के बारे में सारी जानकारियां दी जा रही हैं। और क्या क्या है इस एग्जीबिशन में खास, आइए हम खुद भी देखते हैं। रुद्राक्ष हमारे देश की एक सांस्कृतिक धरोहर है। हजारों वर्षों से लाखों लोगों ने रुद्राक्षों को धारण किया है और ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। सीधे महादेव, देवों के देव महादेव इसको धारण करते हैं। ये यह दर्शाता है कि उन्हीं की ओर से उत्पन्न ये एक शक्तिशाली और प्रभावी वनस्पति। सीता मां जब वन में गए तो वो रुद्राक्ष धारण किए हुए बताया जाता है। दुर्गा सप्तशती में बोला गया है कि जब सभी भगवानों ने शस्त्र दिए देवी को, जब वो बैटल वॉर में जा रही थी, तो ब्रह्मा जी ने उनको रुद्राक्ष की माला दी। ये दर्शाता है कि इन योर ट्राइंग टाइम्स इफ यू वेयर अ रुद्राक्ष, आपके डिसीजंस बेटर होते हैं, आप यू आर मोर इन कंट्रोल एंड सेल्फ कंट्रोल। तो सूरत में लगाई गई है रुद्राक्ष की एक एग्जीबिशन प्रदर्शनी, जहां पर लोगों को कई तरह के रुद्राक्ष देखने को मिल रहे हैं। एक मुखी, दो मुखी, बहुमुखी रुद्राक्ष, और इन्हें राशि के तहत लोग धारण करते हैं। स्वयं भगवान शिव ने रुद्राक्ष पहना था और तब से कहा जाता है कि रुद्राक्ष का काफी महत्व है और इंसान के जीवन में रुद्राक्ष काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि इससे एक शांति मिलती है पहनने से, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस एग्जीबिशन को लगाया गया है सूरत में। खबरों में हालेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से हो गई? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात करते हैं राजकोट की। राजकोट क्राइम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पुलिस के मुताबिक ये गैंग पिछले 2 सालों से शहर से सोने के जेवरात चुराती थी, और उसके बाद इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके तहत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके नाम अमित हंसराज, सुरेश बीनूभाई और किशोर हैं। वहीं इस मामले पर पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की विस्तार से जानकारी दी। राजकोट शहर में जो चीज झड़प के बना बन रहे थे, उनको डिटेक्ट करने के लिए राजकोट शहर पुलिस के डिटेक्शन और क्राइम ब्रांच ने एक अच्छी कामगिरी करी है, जिसमें इन्होंने गोंडल के रहवासी एक अमित वगेरा, दूसरा रोहिदास के श्री सुरेश सागरिया और नवाद फड़ारा के श्री किशोर राठौर, इन तीनों की धरपकड़ करी है आज 40 बजे। और 23 चील झड़प के गुना डिटेक्ट हुए हैं। इसमें 3 गुना गोंडल के हैं, बाकी सभी राजकोट शहर के हैं। जो राजकोट शहर के गुना है उसमें 15 गुना दाखिल हुए हैं, 5 गुना दाखिल नहीं हुए हैं। वलसाड जिले के फॉरवर्ड रोड पर भंगार गोदाम पर हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। उनमें से साथ ही एक बुरी तरह से घायल भी हो गया है। आपको बता दें कि इसमें मरने वालों में भंगार के मालिक भंवर सिंह भी शामिल हैं, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाई दी।
मेरे बगल वाले गोडाउन में ब्लास्ट हुआ जहाँ पे केमिकल की टांकी लाके सेकंड हैंड वो काटते थे भंगार वाले, और मेरे आदमी इधर काम कर रहे थे। मेरे कंपनी का नाम है आदिनाथ मिनरल एंड केमिकल्स, जिसमें हमारे आदमी 5 आदमी दाना छान रहे थे। उन लोगों को भी हल्की चोट आई और बगल में टांकी उड़ के दीवार तोड़ के हमारे तरफ आ गई, जिसमें 3 आदमी उनके मतलब घायल हुए, एक मिस्त्री और एक लेबर, एक सेठ। 2 जन मरने की खबर है और 1 लोग के घायल होने की खबर है, जिनको अस्पताल ले गया। जिस कंपनी से माल आया है उसका सरकारी अधिकारी जो भी जिसका खाता लगता है वो तपास करे, और कंपनी वाले को डिस्पोज नहीं किया, पूरा टांकी में माल भर भर के उसने टेंडर कर दिया। टेंडर करने का कायदा क्या होता है, उसके पास पेपर था जीपीसीपी की, नहीं था, कौन सा कायदा उसको लगता है, कैसे ले जाने का, ये कंपनी वाले की सब पूरी गलती कंपनी वाले। जामनगर के डॉक्टर एम आचार्य चर्म रोग के विशेषज्ञ और खून से संबंधित बीमारियों का निवारण करते हैं। पिछले 26 सालों से वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और महात्मा गांधी के गांधीवादी उसूलों पर चल रहे हैं। आज 45,000 मरीजों का वो अब तक इलाज कर चुके हैं। गुजरात के ये पहले डॉक्टर हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। दवाई इम्प्लीमेंट हुआ मल्टी ड्रग थेरापी, तो उस टाइम भारत में 45 लाख रक्तपित्त के दर्दी थे। अभी 2013 में पूरे भारत में 85,000 लेप्रोसी पेशेंट ही बाकी रहे। गुजरात में 2,56,000 रक्तपित्त के दर्दी थे, तभी गुजरात में 7,000 रक्तपित्त के दर्दी। उस टाइम सौराष्ट्र कच्छ में 45,000 रक्तपित्त के दर्दी थे कुष्ठ रोगियों की। तो अभी 2003 की साल की 45,000 की जगह 102 दर्दी बाकी रहे। मैं यहाँ 1.5 महीने पहले आई थी बताने के लिए। इनसे पहले मैं मेरे स्किन प्रॉब्लम के लिए मैंने कई डॉक्टर दिखाया था, लेकिन कुछ अच्छा नहीं था। यहाँ आने के बाद में तो बहुत ही अच्छा है। राजकोट में हाल ही में खंडेरी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से एक नया मैदान तैयार किया गया है, जहां पिछले अक्टूबर महीने में इस मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 मैच भी खेला गया। लेकिन सौराष्ट्र एसोसिएशन एक बार फिर से विवादों में घिरता नजर आ रहा है। इस बार पूरा बवाल खंडेरी क्रिकेट ग्राउंड की इमारत को लेकर है। दरअसल राजकोट से सटे खंडेरी गांव के पास एससीए का ये मैदान है। इस इमारत में हर साल 60 लाख खंडेरी गांव को देना होता है, लेकिन उनकी काफी समय से रकम की भरपाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। जबकि दूसरी तरफ एससीए इस रकम में छूट देने की दलील दे रही है। खंडेरी विलेज तालुका पड़करी में उनका स्टेडियम है, उसका असेसमेंट को लेकर ये विवाद हुआ था। उसमें ग्राम पंचायत ने बिल्डिंग का असेसमेंट 120 करोड़ की बिल्डिंग वैल्यूएशन के हिसाब से पर ईयर 60 लाख का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स उसके ऊपर लेवी किया था। तो उसके अगेंस्ट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने अपना रिप्रेजेंटेशन किया कि ये बिल्डिंग की वैल्यूएशन इतनी हाई है तो उसमें रियायतें दी जाए। तो उसके लिए सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को जो भी उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो उनका वैल्यूएशन के रिलेटेड जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए उनको बोला है, प्रेजेंटिंग इट टू ग्राम पंचायत। वापी के मोराई गांव में हुए देसाई वार्ड में रह रहे एक परिवार के साथ लूट की घटना घटी। आपको बता दें, बीती रात तकरीबन 1 से 2 के बीच 7 से 8 लोग लूट के इरादे से आए थे। पहले तो इन लोगों ने घर के पीछे रसोई खाने में किसी चीज के टूटने की आवाज सुनी, तो उसे जाकर उन्होंने घर के बाहर जाकर उसे झांकने की कोशिश की। उसी वक्त 4 से 5 लुटेरों ने उन्हें धारदार हथियार और लकड़ी जैसी किसी हथियार से सीधे वार कर उनको बंधक बनाकर घर में उनके घुस गए और लूट को अंजाम दिया। आपको बता दें, लुटेरों ने घर से करीब 2,50,000 रुपए लूटे और लाखों का जेवर लेकर फरार हो गए हैं। यानी कि लगातार जो कहा जा रहा है कि गुजरात में घटनाएं बढ़ रही हैं, लूट की, हत्या की, बलात्कार की, उन पर कहीं कोई रोक नहीं लग पा रही। और इसी के चलते एक और मामला सामने आया है, जहां पर लूट के इरादे से घर में कम से कम
6 से 7 लोग घुसे और उसके बाद 4 से 5 लोगों ने घर के मालिक को बंधक बना लिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया है। और ये मामला जो आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 2,50,000 रुपए कैश और जेवर लूटे हैं। साथ ही साथ कुछ और सामान भी गया है जिनकी उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ये जो घटना है ना कि रात को करीबन 1-1:30 के बीच में कुछ आवाज आई बाहर, जो पीछे से मतलब पीछे से आवाज आई थी। वहाँ पर जो लकड़े रखे हैं वहाँ पर कोई ग्रिल काट रहा ऐसा आवाज आई थी। तो मम्मी को ऐसा लगा कि ना कोई है, तो उन्होंने क्या बोला, पापा को बोला कि जाके देखो। तो पापा जैसे बेटे लेके निकले यहाँ से, जैसे गेट खोला वहाँ आगे निकले, वहाँ से ना 7-8 आदमी जो बाहर खड़े थे पापा को उठा के अंदर लेके आ गए। जिससे वहाँ पर पापा चिल्लाए तो मम्मी को डाउट हो गया क्या हुआ। तो मम्मी जो से चिल्लाई तो वो चिल्ला के आवाज़ सुन के मैं उठा। जैसे ही वहाँ से उठा मैं जो बाहर आया तो 2 आदमी ने मुझे पकड़ लिया और उसमें से एक आदमी ने जो पाया होता है ना लकड़े का, उसे जोर से मार दिया सिर पर मुझे। तो लूट की घटना घटी है और यहाँ से 2,50,000 रुपए लूटे गए हैं। साथ ही साथ लाखों का जेवर भी लूटा गया है और उसके बाद लुटेरे बड़ी ही आसानी से फरार हो गए हैं। परिवार के एक सदस्य को बंधक बनाने के बाद इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस में मामला दर्ज हो गया है और अब पुलिस तहकीकात कर रही है, आगे जांच कर रही है कि आखिर कैसे इन लुटेरों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। और यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के बाद। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे लेमन न्यूज। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी। एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। एस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल। ये है वर्ल्ड का सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस कार्वलो मोबाइल। दोस्तों, मोबाइल का फर्स्ट लुक तो मैंने आपको दिखा दिया। आई एम डैम श्योर ये फोन आपको इतना पसंद आएगा जब मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगी कि आप बिना इंतजार किए हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर हमें फोन करेंगे और ये मोबाइल ऑर्डर करेंगे अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। वाओ, ये है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल, वॉइस मोबाइल। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, इसमें है डुअल सिम, FM, रेडियो, ब्लूटूथ, MP3, MP4 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा। वॉइस मोबाइल आपको मिल रहा है सिर्फ 999 में। वॉइस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है R50722। आपके लिए है स्पेशल ऑफर। यदि आप अभी किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगी 10% की छूट। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल को मंगवाने के लिए अभी डायल करें 096-509-77777। पंजाब के कस्टमर्स के लिए लोकल नंबर है 07307077777। दुबई के कस्टमर्स के लिए नंबर है +97155935697। आप हमें SMS भी कर सकते हैं ATS to 57575। वेबसाइट www.aceteleshop.com। ये फोन आप अभी इसी वक्त अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए ऑर्डर कीजिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में जन लोकपाल बिल पास नहीं हो सका। इस मामले पर सोमवार को दोबारा कैबिनेट की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी को विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली की सत्ता संभालते ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि 15 दिन के भीतर जन लोकपाल बिल पास कराएंगे। तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर दिल्ली में जन लोकपाल बिल पास करा देंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन आज जब कहा जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक में जन लोकपाल बिल को हरी झंडी दिखाई जा सकती है, उसके बाद लोकपाल बिल को भेजा जाएगा उपराज्यपाल के बाद और उपराज्यपाल इसे भेजेंगे गृह मंत्रालय। लेकिन पहले ही संकेत मिल रहे थे कि हो सकता है कि गृह मंत्रालय इसे आगे पास ना होने के लिए रोक दे, क्योंकि वित्त, कानून और गृह इन तीनों को इसमें जुड़े कुछ पॉइंट्स पर ऐतराज था। कुछ ऐसे क्लूज थे जिन पर उन्हें ऐतराज था और उस पर वो आपत्ति उठा रहे थे। हालांकि आज कैबिनेट ने इसको हरी झंडी नहीं दिखाई, यानी कि अब इसे फिलहाल रोक दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि 16 फरवरी को विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इसके लिए सोमवार को दोबारा कैबिनेट की बैठक भी होगी। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हमारी सहयोगी संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, आखिरकार कैबिनेट की हरी झंडी नहीं मिल सकी है जन लोकपाल बिल को। अब क्या लग रहा है, सोमवार को कैबिनेट की बैठक रखी गई है, उसमें कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि कुछ हो सकता है? देखिए, सोमवार को जो कैबिनेट होगी उसके अंदर लीगल डिपार्टमेंट से जो कुछ इश्यूज थे उनको ऐड ऑन किया जाएगा इस लोकपाल बिल में। उसके बाद है 16 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है एक ओपन सेशन बुलाया जाएगा, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें जो है लोकपाल बिल पर चर्चा की जाएगी और लोकपाल बिल पास होगा। इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देती हूँ। अगर कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी सोमवार को, उसके बाद जो है इसका विशेष सत्र जो है विधानसभा का जो सत्र है वो वहाँ बुलाया जाएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम में। उसके बाद इसे जो है राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल की अगर मंजूरी मिल जाती है उसके बाद इसे जो है केंद्र में जो है भेजा जाएगा, गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जाकर ये जो विधेयक है कानूनी रूप ले पाएगा। जी, पहले ही कहा जा रहा है कि गृह, वित्त और कानून ये तीन ऐसे विभाग हैं जो पहले से ही इनमें कुछ क्लूज निकाल रहे हैं। 20 कुछ पॉइंट्स पर इन्हें आपत्ति है। क्या लग रहा है कि अब जब सोमवार को कैबिनेट में इसे रखा जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी, क्या लग रहा है कि जब उपराज्यपाल के पास ये बिल जाएगा उससे पहले उन 20 जिन पर आपत्तियां उठाई जा रही हैं, 20 जो पॉइंट्स है उन पर कुछ बदलाव किया जा सकता है? देखिए, लगभग मंजूरी कैबिनेट की तरफ से मिल चुकी है। कुछ लीगल एस्पेक्ट है जिन्हें इसमें जोड़ा जाना है, जिसकी ड्राफ्टिंग जो है अभी की जा रही है और कैबिनेट में इसे रखा जाएगा। वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जो चर्चा होगी वो एक फॉर्मेलिटी होगी और कहीं ना कहीं उस समय इसको मंजूरी मिल जाएगी, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा के स्पेशल सत्र में रखा जाएगा, वहाँ हो सकता है किसी न किसी वहाँ जो है चर्चा के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या कुछ अड़चने हैं। फिलहाल जो है रास्ता साफ हो चुका है कैबिनेट की तरफ से। जी, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब जन लोकपाल बिल को जब ये गृह मंत्रालय के पास जाता है तब उस समय केंद्र और राज्य सरकारें इस बिल को लेकर, यानी कि कुछ मनमुटाव इन दोनों के बीच हो सकता है। ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हैं उसमें, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा पुलिस प्रशासन का, कि वो आखिर केंद्र के अधिकार में आती है या फिर जन लोकपाल बिल के दायरे में आएगी। बिल्कुल जी, देखिए यहाँ पे जो है एलजी की तरफ से मंजूरी मिलना मुश्किल हो जाएगा या फिर केंद्र की तरफ से मंजूरी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डीडीए जो है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है, ये जो है कहीं ना कहीं केंद्र के अंदर में आती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस जो है ये भी केंद्र के अंदर में आती है। तब ऐसे में अगर आप दिल्ली जन लोकपाल बिल के अंदर में डीडीए और दिल्ली पुलिस का दोनों का समावेश करते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं केंद्र से जो है इस पे
जो है हरी झंडी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से, हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है क्योंकि इसको एंटी करप्शन एक्ट को जो है इसमें जो है समावेश किया जा रहा है इसका जन लोकपाल बिल में। तो एंटी करप्शन बिल जो है, एंटी करप्शन एक्ट जो है ये दिल्ली पुलिस इसके अंडर में आती है, एंटी करप्शन एक्ट DDA इसके अंडर में आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो है पेज केंद्र की तरफ से या फिर LG की तरफ से इस मुद्दे पे लगाया जाता है या फिर नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली से हमारी सहयोगी जुड़ी थी प्रीत किरण, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी कि अब एक तरह से हरी झंडी तो मिल गई है, लेकिन उसमें कुछ कानूनी दांव पेच है जिस पर ध्यान देना होगा आपको, और उसके बाद इसे उपराज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने एक विशेष सत्र बुलाया है। और ये 16 फरवरी को विशेष सत्र बुलाया है, जिसके बाद इस जन लोकपाल बिल को आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखना है कि कितनी जल्दी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जन लोकपाल बिल को लागू करा पाती है दिल्ली में। और फिलहाल की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें, किनारों पर आसमान से बातें करती हुई ऊंची इमारतें, कहीं दूर झोपड़ियों से झांकती हुई गुर्बत, सड़कों पर तेज दौड़ती हुई गाड़ियां और अपनी मंजिल की तलाश में दौड़ते भागते लोगों के कदमों की आवाजों के बीच मुंबा मां अपने अतीत के पन्नों को पलट रही हैं। तभी उनकी निगाह अतीत की इस किताब के एक पन्ने पर जाकर टिक गई। इस पन्ने पर 13वीं शताब्दी की दास्तां लिखी थी। इस वक्त आज का मुंबई गुजरात की सल्तनत में शामिल था। वक्त बीतता गया, हालात ने करवट बदली। 1543 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से ये द्वीप छीन लिया। और पहली बार इस द्वीप का नाम अच्छी खाड़ी यानी बॉम्बहिया रखा गया, जो कि बाद में बम्बई में तब्दील हो गया। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रिगेजा कैथरीन की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई, जिनको ये इलाका दहेज में दे दिया गया। 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी को आज के सबसे महंगे शहर बम्बई को सिर्फ 10 पाउंड के पट्टे पर दे दिया गया। इस शहर की तकदीर तभी अचानक चमक गई जब स्वेज नहर के खुले